हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कौन सी प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ होता है। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज और लाइसिस यानी कि स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज की स्प्लिटिंग। ग्लूकोज की स्प्लिटिंग करने से हमें क्या मिलेगा? तो हमें एटीपी मिलेगा। इसलिए हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन एवरी लिविंग बींग्स और एवरी सेल। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन होता है और ये प्रोसेस हर लिविंग बींग में देखने को मिलती है, हर सेल में भी देखने को मिलती है। यानी कि लिविंग बींग्स एनारोबिक भी हो सकता है और एरोबिक भी हो सकता है। एवरी सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस सब में मिलती है। ये एक बेसिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज गिवन बाई 3 साइंटिस्ट। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम है वो 3 साइंटिस्ट ने दी हुई है, एम्बेडन, ऑटो मेयरहोफ और जे परनास। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। This process occurs in cells cytoplasm and the glucose convert into the 2-pyruvic acid। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज 2-पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो 10 स्टेप में देखने को मिलती है। तो चलो अब हम इसके स्टेप्स भी देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 10 स्टेप प्रोसेस देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट ग्लूकोज होता है, पर सभी एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर कोई भी लिविंग बींग्स हो उसमें ग्लूकोज एज अ स्टोरेज फूड नहीं होता। वो कोई ना कोई स्टेबल फॉर्म में दिखने को मिलता है। यानी कि हम प्लांट्स में देखते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में दिखने को मिलता है, तो स्टार्च वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और अनदर फॉर्म में वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो इफ द स्टोरेज फूड वाज अ स्टार्च और अ सुक्रोज, they convert into the glucose or a fructose first. After that glycolysis occurs. यानी कि स्टोरेज फूड एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च हो या फिर सुक्रोज हो तो वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो चलो अब हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विथ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और इसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है। ओके यानी कि इसमें ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, सिर्फ आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और उसमें भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही यूज़ होता है और एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। उसके बाद वो कहलाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आल्डोलेज एंजाइम की मदद से स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में जिनके पास 3 कार्बन एटम होते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम PgAl भी कहते हैं। दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHA भी कहते हैं। ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है और दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आगे के प्रोसेस में क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यानी कि अब हमें आगे की जितनी भी प्रोसेस देखेंगे उसमें 2 ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो
अब हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि PgAl के PgAl के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप ऑफ फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, बट इसमें ATP का यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिस करने की चीज़ है। ओके और इस प्रोसेस के दरमियान क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एसिड बनता है। ओके तो इसमें भी यही होता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बीस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PgAl BPGA में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर 2 प्रोसेस होती है, एक तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है बट ATP का यूज़ नहीं होता, और दूसरा कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी होती है। ओके यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब 1,3 बीस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे तो इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे। अब आगे क्या होगा, अब आगे की सारी प्रोसेस में हमें ATP मिलेंगे। अभी तक हमने ATP का यूज़ किया है, कितने ATP, तो 2 ATP अभी तक हमने यूज़ किया है पर ग्लूकोज। पर अब हमें हमारा पर्पस तो ATP को लेना है, तो अब हम आगे ATP हमें मिलेंगे। ओके तो अब हम धीरे धीरे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसमें से ATP को निकालेंगे। तो कैसे, तो देखते हैं। 1,3 बीस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से फॉस्फेट ग्रुप दूर होके, एक ही फॉस्फेट ग्रुप दूर होके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और इसमें हमें 2 ATP मिलते हैं। 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ BPGA था, इसीलिए एक BPGA होता तो हमारे पास 1 ATP मिलता। अब 2 है तो 2 ATP मिलेंगे। अब आगे क्या होगा, और जो BPGA है PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, आइसोमरेज एंजाइम की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर वाले कार्बन पे से 2 नंबर वाले कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से पानी का मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा, और बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम पैप भी कहते हैं, पैप, और इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे। और आगे हम देखते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में से फॉस्फेट ग्रुप दूर हो जाएगा, और पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे, और इस दौरान हमें 2 ATP भी मिलते हैं। यानी कि अब तक हमें कितने ATP मिले, तो इधर हमें 2 ATP मिले, तो इधर हमें 2 ATP मिले, और इधर भी हमें 2 ATP मिले, और हमने यूज़ कितने किए थे, तो 2 ATP यूज़ किए थे, यानी कि मिले कितने 4 और यूज़ कितने किए 2, तो हमें कितने ATP का प्रॉफिट हुआ, तो हुआ 2 ATP का प्रॉफिट। ओके तो देख लेते हैं फिर से एक बार। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उस दौरान ATP यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप एड ऑन होता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनता है, उस दौरान भी ATP यूज़ होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एल्डोलेज की मदद से 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। पहले वाले को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पागल PgAl, और दूसरे वाले को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। DHAP PgAl में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl मिलते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl में फॉस्फेट ग्रुप एड ऑन होता है, बट ATP का यूज़ नहीं होता, और बनता है BPGAl 1,3 बीस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस दौरान ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और इसमें हमें NAD+ में से NADH और H+ मिलता है, जो आगे जाके हमें ATP ही देने वाला है क्रेब्स साइकिल से।
1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उस दौरान हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलते हैं। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमरेज एंजाइम की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से पानी का मॉलिक्यूल दूर होकर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट मिलता है, जिसको हम पैप भी कहते हैं। और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में से फॉस्फेट ग्रुप दूर होकर पाइरुविक एसिड मिलता है। 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एटीपी भी 2 मिलेंगे। ओके, तो ये जो पाइरुविक एसिड है उसमें 3 कार्बन होंगे, इसमें भी 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन, 3C 3C 3C, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। ब्रेकडाउन हुआ था उस प्रोसेस के बाद सारे मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन ही मिलेंगे। ओके, इसमें भी 3 कार्बन, इस पे भी 3 कार्बन, इसमें सिर्फ 6, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन और इसमें भी 6 कार्बन। तो ये थी पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।